एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए लखनऊ के इकाना स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य के बड़े बड़े अफसर जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कैसी है तैयारी और क्या कुछ खास इस बार होने जा रहा है, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रणवीर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर में जिस वक्त योगी आदित्यनाथ होली का जश्न मना रहे थे, उस वक्त लखनऊ में यूपी सरकार के अधिकारी योगी के शपथ की तैयारी में जुटे थे। दोपहर का वक्त था जब सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे स्टेडियम के अंदर मंच बनाने का काम चल रहा है। वीआईपी गेस्ट के बैठने की व्यवस्था किस तरफ है और आम लोगों के बैठने का इंतजाम किस तरफ किया जा रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी दी और ली जा रही थी। जिस वक्त नवनीत सहगल तैयारियों की जानकारी ले रहे थे, उस वक्त एबीपी न्यूज की टीम स्टेडियम के बाहर मौजूद थी। सुरक्षा कारणों से अभी सिर्फ तैयारी में शामिल लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रणवीर से जानिए कैसी चल रही है शपथ ग्रहण की तैयारी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ लेंगे और ये शपथ ग्रहण 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा। और जहां पर ये शपथ ग्रहण होगा वो जगह है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। मैं उसी जगह मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि तैयारियां चल रही हैं। अंदर फिलहाल जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी पहुंचेंगे। इसके पहले एसीएस सूचना नवनीत सहगल पहुंचे हैं। अवनीश अवस्थी भी यहां का मुआयना कर चुके हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी यहां पर आकर सारी तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। ऐसे में अब 25 तारीख के लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में बीजेपी अपने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाने वाली है और संभव है कि विपक्ष के भी कई नेताओं को न्योता भेजा जाए। 25 मार्च को इसी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ सीएम की शपथ लेंगे। लखनऊ शहर में बने इस स्टेडियम में 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। और क्या कुछ खासियत है इस स्टेडियम की, ये जानकारी भी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता रणवीर से जान लीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इकाना स्टेडियम की एरियल तस्वीर है जिसमें स्टेडियम पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि ये स्टेडियम पूरी तरीके से गोल बनाया गया है। क्रिकेट का स्टेडियम है और यहाँ पर बैठने की बड़ी क्षमता है। इसके अलावा इस स्टेडियम में 2 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी है जिस पर जो शपथ ग्रहण होगा उसका लाइव टेलीकास्ट किया जा सकता है। पार्किंग की बहुत बड़ी व्यवस्था है। लगभग 1000 4 पहिया गाड़ियाँ और 5000 2 पहिया गाड़ियाँ इस स्टेडियम में खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में ट्रैफिक की दिक्कत नहीं है। लोगों के बैठने की एक बड़ी क्षमता इस स्टेडियम में है। इसी वजह से इस जगह को चुना गया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब स्कूली बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे थे तो वो कार्यक्रम भी इसी इकाना स्टेडियम में हुआ था। ऐसे में ज़्यादा गैदरिंग के साथ भव्य तरीके से एक भव्य आयोजन कराने के लिए इस बार बीजेपी ने इकाना स्टेडियम को चुना है, जहां शाम 4 बजे 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से शपथ लेंगे। सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता तो इस मौके पर गवाह बनेंगे। विपक्ष के बड़े नेताओं को भी न्योता दिया जा रहा है। 2017 में योगी ने आज ही के दिन यानी 19 मार्च को शपथ ली थी। उस दिन योगी के शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम स्मृति उपवन में हुआ था। अब इस बार इस कार्यक्रम को और ज्यादा भव्य बनाने के लिए इकाना स्टेडियम को चुना गया है। अब एक सवाल की क्या राजभर पलटी मारने वाले हैं? खबर है कि कल दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की है।
वैसे तो राजभर इसे गलत बता रहे हैं, लेकिन राजभर के राजनीतिक इतिहास पर अगर गौर करें तो उनके लिए पलटी मारना कोई नई बात नहीं। तो सवाल ये कि इतनी प्रचंड जीत के बाद भी राजभर की जरूरत क्यों है बीजेपी को? ये यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जुमला बोलने में, झूठ बोलने में, धोखा देने में और यूज एंड थ्रो करने में एक नंबर की पार्टी है। कि खाता न बही जवन भाजपा का है वह सही। बीजेपी डूबती हुई नैया है। देश में जनता बदलाव के मूड में हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए मन बना चुके हैं। कि धरती नीचे से ऊपर जा सकती है, ऊपर से आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भाजपा में नहीं जा सकता। पूरे चुनाव में बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाले ओम प्रकाश राजभर को लेकर यूपी की राजनीति में नई चर्चा चल रही है। खबर ये उड़ी है कि राजभर ने दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए राजभर मुलाकात की खबरों से कैमरे पर इनकार कर रहे हैं। मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं, हमारी किसी से मुलाकात नहीं। भाजपा में शामिल होने की कोई गुंजाइश? नहीं, अभी कोई गुंजाइश नहीं। उत्तर प्रदेश अगर भाजपा आपके सामने कोई शर्त रखे, कुछ आपको पेश करे, पेशकश दे कि हाँ चलो हम आपकी कोई बात मान लेंगे, फिर? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और 2024 की तैयारी के लिए हम लोग रणनीति बना करके चुनाव में जा रहे हैं। अभी एमएलसी का जो स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जब यही मुलाकात का सवाल हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से पूछा तो उन्होंने कैमरे पर चुप्पी साध ली। साले गिले शिकवे मिट जाते हैं, तो क्या इसीलिए आपके पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर दिल्ली गए? क्या अमित शाह जी से मुलाकात हुई? इस विषय में आप कुछ कहेंगे? अब इस चुप्पी को आप जो समझना चाहें समझने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां तक ओम प्रकाश राजभर के सियासी इतिहास का सवाल है तो राजभर बीते 5 साल में ही कई बार पलटी मार चुके हैं। 2017 में बीजेपी के सहयोग से पहली बार विधायक बने, मंत्री रहते हुए बीजेपी के खिलाफ बोला और बाहर हुए। 2021 में ओवैसी के साथ गठबंधन किया, चुनाव से ठीक पहले ओवैसी को छोड़ एसपी के साथ हो गए, जबकि हर जगह कहते रहे कि ओवैसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सब जो अफवाहें हैं, ये अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लड़ेंगे। चुनाव से पहले ही राजभर ने ओवैसी का साथ छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। इनकी पार्टी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कुल 6 विधायक चुनाव जीते, लेकिन पूर्वांचल में राजभर ने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। साल 2017 के चुनाव में जिस राजभर समाज ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया था, वो इस बार सपा के पक्ष में शिफ्ट हो गया। इसी वजह से पूर्वांचल के कई जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया। आजमगढ़, गाजीपुर, कौशाम्बी जिले में बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिली। बस्ती और मऊ में बीजेपी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई। ऐसे में एक बार के लिए ये माना जा सकता है कि बीजेपी भविष्य की रणनीति के हिसाब से राजभर की जरूरत महसूस कर रही हो। वैसे भी राजभर अगर समाजवादी पार्टी के साथ बने रहते हैं तो सत्ता के लिए कम से कम 5 साल इंतजार करना होगा, लेकिन 5 साल बाद भी सत्ता मिल ही जाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। वैसे बीजेपी गठबंधन में इनकी वापसी बहुत आसान नहीं होगी। एक तो मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी इन्हीं की पार्टी से चुनाव जीता है, जिसे स्वीकार कर पाना बीजेपी के लिए संभव नहीं होगा। मान लीजिए अब्बास अंसारी को अलग भी कर दिया जाए तो भी ओम प्रकाश राजभर ने पूरे चुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी की है, उसे भूल पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। इधर पंजाब में भगवंत मान कमान संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। पहली कैबिनेट में ही चुनावी वादों पर अमल शुरू हो गया है। कहा तो यही जा रहा है कि पंजाब की मान सरकार दिल्ली के मॉडल पर चलने वाली है। तो ऐसे में बिजली पानी फ्री के अलावा और क्या क्या मिल सकता है पंजाब को, आम आदमी पार्टी के जरिए एक रिपोर्ट देखिए। पंजाब कैबिनेट का ये शपथ ग्रहण, शहीद भगत सिंह के गांव में भगवंत मान की ये कसम। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। और 10 मार्च को पंजाब में जीत का ये जश्न। इनकलाब, वंदे
लंबे वक्त तक उग्रवाद और अब ड्रग्स के काले अंधेरे से उबरने की कोशिश करते पंजाब की जनता ने न अकाली दल को चांस दिया, न कांग्रेस पर दोबारा भरोसा किया और मौका दे दिया उस पार्टी को जिसका पंजाब की राजनीति में बहुत ही छोटा इतिहास है। पंजाब की जनता ये उम्मीद कर रही है कि जिस तरह वोट करके उसने अकाली दल और कांग्रेस की उम्मीदों पर झाड़ू फेरा है, वही झाड़ू उसकी उम्मीदों पर पड़ी धूल को उड़ा सकती है, राज्य की किस्मत चमका सकती है। क्योंकि जिस मुफ्त पानी मुफ्त बिजली के वादे पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी और उन वादों पर वो खरी उतरी, अगर वही मॉडल पंजाब में लागू कर दिया जाता है तो जनता ये उम्मीद कर रही है कि पूरे सूबे की सूरत बदल सकती है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो कौन कौन से सपने हैं जिन्हें केजरीवाल दिल्ली सरकार के बंधे हाथों की वजह से पूरे नहीं कर पाए। वो पंजाब में पूरे हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी पूरे देश में दिल्ली पंजाब मॉडल का डंका पीट सकती है। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना, जिसे केंद्र सरकार ने रोक दिया। कानून व्यवस्था में दिल्ली सरकार की दखल नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र की। दिल्ली सरकार मतलब उपराज्यपाल, मतलब केंद्र सरकार के पास ताकत। बिजली पानी पर भी नियंत्रण नहीं, क्योंकि स्वायत्त बोर्डों का अधिकार। किसानों के मामले में पूरा अधिकार नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार के पास पावर। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनना और इस धमाके के साथ सरकार बनना कि 117 के सदन में वो 92 सीटें जीत ले, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म की राष्ट्रीय घटना है। ये एक क्षेत्रीय शक्ति जो कि दिल्ली में केंद्रित थी, राष्ट्रीय मंच पर एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपना पहला सशक्त कदम इस चुनाव के जरिए उसने रखा है। पिछले ही साल केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर रोक लगा दी थी। इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार सूखा राशन लोगों के घर घर तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब पिज्जा से लेकर हर जरूरी सामान लोगों के घर तक डिलीवर किया जा सकता है, तो फिर राशन के लिए गरीबों को लाइनों में लगने की क्या जरूरत है। इसी तरह दिल्ली सरकार के पास राज्य के कानून व्यवस्था को संभालने का अधिकार नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। ऐसे में केजरीवाल अपनी पार्टी की छवि को कानून व्यवस्था बेहतर करने से चमकाने से दूर रहते आए हैं। पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार के पास अपनी पुलिस होगी, गृह मंत्री होंगे और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी अपने एजेंडे को वहां लागू कर पाएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार के पास पुलिस है नहीं, उसके पास तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पंजाब में उसके पास सब कुछ है। अब उसके पास ये कहकर बचने का कोई मौका नहीं रहेगा कि हमारे पास ये नहीं है, ये होता तो हम ये कर देते। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। ये मुलाकात इस वक्त हो रही है दोनों के बीच। मिलने के लिए पहुंचे हैं गोरखपुर में ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं और उनसे मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इस वक्त दोनों ही गोरखपुर में मौजूद हैं। तो इस बातचीत से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आगे आपको बताएंगे। साथ ही रात 9 बजे जरूर देखिएगा बतौर सीएम योगी के आज 5 साल पूरा होने पर हमारी खास पेशकश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।